ऐसे किस्से जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति से मिटाया नहीं जा सकता। ऐसी कहानियां जिन्होंने सत्ता कुर्सी पाने के लिए यानी सत्ता की कुर्सी पाने के लिए पहले गुनाह के दलदल में कदम रखा और फिर राजनीति के गलियारों में खुद को जनसेवक और समाज सेवक बताने लगे। नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 शो मठाधीश। आज मठाधीश के एपिसोड में बात करेंगे उस बाहुबली की जिसके पैरों के निशान अपराध की गलियों से लेकर राजनीति के रण में छप गए। यानी चाहे बाहुबल हो या फिर राजनीतिक बल, दोनों उसके लेफ्ट और राइट हो। भारत के लोकतंत्र में एक ऐसा विरोधाभास है जो हर चुनाव के बाद और गहरा होता जाता है। एक तरफ हम उस आदर्श प्रतिनिधियों की बात करते हैं जो समाज की सेवा करें, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दमदार, दागदार और बाहुबली नेता जिनके नाम के आगे गंभीर मामले दर्ज हों, वो जनता के बीच तालियां सबसे ज्यादा बटोरते हैं और पहुंच जाते हैं सत्ता की कुर्सी तक। गली की रंगबाजी से लेकर बाहुबली विधायक तक, अपराध की दुनिया का वो अंधेरा रास्ता जो सत्ता के गलियारे तक पहुंचता है, आखिर कहां से शुरू होता है? आज हम आपको जौनपुर और पूर्वांचल के उस बाहुबली से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में जानते तो सब लोग हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जिसको हम अपने इस शो मठाधीश में आपको बताएंगे। एक वक्त था जब नाम सुनते ही लोग डर से कांपते थे, लेकिन वही नाम एक वक्त के बाद सत्ता के गलियारों में गूंजने लगा। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह ने अपराध की दुनिया से उठकर राजनीति की कुर्सी तक का बड़ा सफर तय किया, जहां नियम और कानून अक्सर उनके लिए सिर्फ कागजों में रहे। सिंह के जीवन में मल्लाह समुदाय की क्या भूमिका थी, उन्होंने उनके लिए क्या किया? धनंजय की लाइफ में मल्लाह साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। धनंजय के ऊपर जब उनके विरोधियों ने इतने मुकदमे ला दिए थे, जब उनके ऊपर इनकाउंटर का आदेश हो गया था या फर्जी इनकाउंटर किया भी गया था, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ इनकाउंटर धनंजय सिंह मार भी दिए गए, तब उन्हीं मल्लाह बिरादरी ने उन्हीं उनको शरण दिया था। और आज भी उनकी मल्लाह बिरादरी के प्रति आपसे कि उन मल्लाह बिरादरी के साथ ऐसा मिलजुल के रह रहे थे, एकजुट रहे थे, उन्होंने ही समझिए उनको जीवन दान दिलवाया था। आज भी वो मल्लाह बिरादरी के एहसानमंद हैं और जब भी कोई मल्लाह बिरादरी का कोई सोशल कार्य होता है, कुछ होता है, धनंजय उसमें निश्चित तन-मन धन से पहुंचते हैं। ये कहानी उस धनंजय सिंह की जिसने डर को दोस्त बनाया और चुनावी रणभूमि में अपनी छाप छोड़ी। छक सफेद कुर्ता, चमकता जूता, एक हाथ में कलावा, दूसरे हाथ में बेहतरीन घड़ी, माथे पर तिलक, चाल में एक ठसक, बैठने में एक नफासत झलकती है। एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा लेते हैं जिससे एक अलग रुआब बनता है जो बहुत खास होता है। उसके बगल में बैठाते हैं, जो पैर छूते हैं उन्हें कनखैयों, हाथों के इशारे से जवाब देते हैं। बूढ़ों और ब्राह्मणों को पैर नहीं छूने देते, युवाओं के साथ तुरंत घुल मिल जाते हैं। क्रिकेट खेलता देखा तो बैटिंग कर ली। दूसरे खेल खेलते देखा तो शाबाशी दे दी। कम खाते हैं, कम बोलते हैं, जान छिड़कने वाले लोग साय की तरह साथ में रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सवाल पूछने की किसी में हिम्मत नहीं। दिल काट कर देने वालों में भी एक निश्चित दूरी। व्यक्तित्व में लोच उतनी है जितनी कपड़ों में सिलवटें। कुछ ऐसी छी छाप है जौनपुर के धनंजय सिंह की, जिनकी चाल ढाल और अंदाज से एक औरा बनता है जो बाहुबली और राजनेता दोनों का है। किसी ने, मुझे लगता है कि पुलिस को गलत सूचना दे दी थी कि धनंजय सिंह और उनका गैंग मौजूद है और उसी में गोलीबारी हुई थी। उसमें कई पुलिसकर्मियों का चालान भी हुआ था। तो उस समय का एक काफ़ी सनसनीखेज प्रकरण था। धनंजय सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए, लेकिन आज तक किसी ने कोई गवाही नहीं दी और वो लगातार बचते रहे क्योंकि एक दो मामलों में कोई गवाह नहीं। ऐसा क्यों होता है कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस पूरा प्रयास करती है लेकिन कोई गवाह नहीं देता, फिर मुकर जाता है कोर्ट में? देखिए, जब केसेस बहुत सालों साल चलते हैं, विलम्ब हो जाता है, तो इस बीच में गवाहों को डराने, धमकाने या अन्य कोई लालच देकर उनको विन ओवर करने का
पूरा प्रयास लोग करते हैं, उसी वजह से फिर गवाहियाँ नहीं हो पाती हैं। अगर चटपट हो तो हाथ के हाथ अगर गवाही होती चले तो इस परिस्थिति से बचा जा सकता है। दुनिया उसे बाहुबली कहती है, विरोधी पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन मानते हैं, लेकिन उनके लोग रहनुमा कहते हैं। कैसे धनंजय सिंह सत्ता का बाहुबली और कुछ लोगों के रहनुमा, ये जानने के लिए आपको फ्लैग बेस्ट में ले चलते हैं। सीट का झगड़ा और चल गई गोली। 90 के दशक में पूर्वांचल के जिलों में जीपों का जलवा था। जहां बसें नहीं चलती थी वहां जीपें ही सहारा होती। जिसके पास भी थोड़े पैसे हो जाते वह जीप चलवाने लगता। इसके दो फायदे होते, एक तो गांव से उसका नाम हो जाता कि 4 चक्का इनके पास है, दूसरा मालिक कहे जाने लगते। ड्राइवरों पर भरोसा कम होता और तो मालिक सवारी के साथ ही चला करते। उनके लिए आगे की सीट रिजर्व होती, पीछे सवारियां बैठती, विवाद ना हो इसलिए नंबर लगता। लेकिन जब तक सवारी भर ना जाए जीपें टस से मस नहीं होती। मालिक कहीं चाय की दुकान पर बैठकर भाफड़ दे रहे होते। सवारी पूरी हो जाने के बाद वो ठसक के साथ आकर आगे की सीट पर बैठ जाते। एक बार पीछे सवारियों पर नजर मारते, गिनती पूरी है इसका मन ही मन हिसाब लगाते और ड्राइवर को बड़े रौब से चलने का इशारा करते। लेकिन एक दिन इसी रौब और ठसक को पहली बार चुनौती मिली। जौनपुर में सिकरारा जाने वाली एक जीप में जनवरी फरवरी 1992 का महीना रहा होगा। जीप में सवारियां बैठती है। एक दुबला पतला लड़का आगे की सीट पर आकर बैठ जाता है। दुबला पतला शांत, लेकिन आंखों में सवाल। ड्राइवर ने कहा मालिक की सीट है, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। सवारी पूरी हुई, जीप का मालिक आया। दोनों के बीच कहानी शुरू हो गई, यानी कहा सुनी शुरू हुई। तमाशबीन बढ़ते गए। मालिक के साथ कुछ और लोग आ गए। लोगों को लगने लगा कि लड़का पिट जाएगा, लेकिन वो डटा रहा। बात बढ़ने के साथ ही बिगड़ती गई। लड़के ने समझाने की कोशिश की, तर्क दिए, लेकिन जब मालिक और उसके लोग भारी पड़ने लगे तो लड़के ने गोली चला दी। अफरा तफरी मच गई। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला धनंजय सिंह। राजनीति में आने के बाद विपक्षी तो निश्चित रूप से आरोप किया करते हैं, आरोप लगा करते हैं और उन पर भी लगा। राजनीति में जहां तक बात है, राजनीति में धनंजय सिंह की स्थिति ये रही कि जौनपुर में मैं जब से चुनाव देख रहा हूं 2004 के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से, उनके जनाधार में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक जातीय समीकरण ऐसा है, जैसे आप कहेंगे पिछला चुनाव हार गए। पिछला चुनाव मलेनी का ऐसा समीकरण है, जातीय समीकरण है। उस जातीय समीकरण में उनका चुनाव निकल नहीं पाता है। इसलिए कि जबकि हर वर्ष आप देखिएगा, अगर उपचुनाव लड़े थे मलेनी का, तब भी देखिएगा उपचुनाव में पिछले चुनाव से उनको ज़्यादा वोट मिला था। इस बार भी जब चुनाव हारे हैं विधानसभा का, तब भी उनको उस पिछले चुनाव से उतना मत ज़्यादा मिला था। लेकिन बस वहाँ यही है, एक जातीय समीकरण फिट नहीं बैठता है और विभिन्न जैसे होता है जातियां अपने समर्थक में आ जाती, यही कारण। और जहां तक उनकी लोकप्रियता का सवाल है, धनंजय सिंह की लोकप्रियता में बराबर हमेशा वृद्धि होती रही। कहानी ने जहां विराम लिया था, वहीं से अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जीप मालिक पर गोली चलाने के बाद बाहुबली धनंजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन जौनपुर का मशहूर तिलकधारी इंटर कॉलेज यानी टीडी कॉलेज उनकी अगली परीक्षा का केंद्र बना। तब जौनपुर का सबसे फेमस कॉलेज हुआ करता था टीडी कॉलेज, जो पढ़ाई के लिए भी मशहूर था। तिलकधारी इंटर कॉलेज और धनंजय सिंह पुलिस हिरासत में परीक्षा देने पहुंचे। चेहरे पर कोई सिकन नहीं था, कोई प्रायश्चित का भाव नहीं था। लड़के यानी छात्र कौतूहल से धनंजय सिंह को देखते और भैया कहते थे। अध्यापकों को लगता था कि यह पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट लड़का था। ठीक था, ऐसा कैसे कर दिया? यहीं से धनंजय सिंह को सियासत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ मिला कि खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए लड़ो। टीचर यानी शिक्षक धनंजय सिंह में संभावनाएं देख रहे थे और लड़के अपना नेता। यही वो मंत्र था जिसने एक बाहुबली के लिए वोट बैंक का दरवाजा खोल दिया हमेशा के लिए।
चलिए अब जरा आपको बताते हैं कि कैसे एक जीप की सीट का विवाद धनंजय सिंह को दलितों और गरीबों का नेता बना गया। धनंजय सिंह ने कई बार अपनी पार्टी बदली, पिछले क्या रणनीति में कई बार उनके परिणाम स्वरूप लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, फिर विधायक होते हैं, फिर तो ऐसा क्या लगता है ये देखिए सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मालूम है कि अगर राजनीति में रहेंगे और सत्ता के करीब रहेंगे तो बचाव होता रहेगा, और जो कारोबार चल रहे हैं ठेके इत्यादि लेने का और सब वो निरंतर जारी रहेगा। धनंजय सिंह के जीवन में लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ा उनका वो जलवा था, वहीं से उन्होंने शुरुआत की। बड़ा इस रहा तो एक जो विश्वविद्यालय है वो हमेशा एक पाठशाला रहती है, वहाँ सीख कर लोग अच्छी राजनीति करें, लेकिन ये लोग पूरा बाहुबली बन गए। देखिए तो सब समय की बात होती है। यूनिवर्सिटी में ये सब नहीं सिखाया जाता है, पर यह है कि धीरे धीरे कोई लाइन ले लेता है, कोई लाइन ले लेता है। ये ठेके वगैरह में आ गए, फिर वो जबरन ठेके लेने लगते हैं, किसी और को नहीं लेने देते हैं। ये सब शुरू हो जाता है धीरे धीरे। फिर जब पैसा आने लगता है तो लोग जुड़ने लगते हैं बड़ी संख्या में। कुछ दिन बाद धनंजय बाहर आ गए। घर पहुंचने पर मिलने वालों की भीड़ जमा हो गई। धनंजय के गांव बनसफा के पास ही सई नदी बहती है, जहां मल्लाहों के हजारों परिवार रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों का आना जाना धनंजय के यहाँ भी था। गांव परिवार के लोग धनंजय की गोली चलाने को गलत मानते थे, लेकिन मल्लाहों के युवा लड़के इसे सही मानते, क्योंकि जीप के सफर में उन्हें सबसे ज्यादा जलालत झेलनी पड़ती। मछली पकड़ने, खाने, गरीबी और मैले कुचले कपड़ों की वजह से उन्हें शरीर से ऐसी दुर्गंध आती कि जौनपुर आने जाने वाली जीपों में उन्हें कभी कभी बैठने नहीं दिया जाता था। मल्लाहों के लड़कों को लगता कि भैया ने सही किया है। धनंजय का मल्लाहों से कनेक्शन यहीं से बनना शुरू हुआ। धनंजय के पिता कोलकाता में नौकरी करते थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ठीक ठाक पोस्ट पर थे। धनंजय की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में कॉन्वेंट स्कूल में हुई। पश्चिम बंगाल में उस समय लेफ्ट की सरकार थी, जिसमें हर एक को समान नजर से देखने का दावा किया जाता था। धनंजय को अधिकार, न्याय जैसे शब्दों के मायने बचपन में ही मिल गए थे। 9वीं 10वीं में उन्होंने लखनऊ से किया। धनंजय 5 बहन और 3 भाई हैं। इस दौरान बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ रहा था। इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन टीडी कॉलेज जौनपुर में करा दिया गया है। यहाँ गोलीकांड के बाद परिवार ने फरमान सुना दिया कि धनंजय जौनपुर छोड़ दो। उनके करीबी कहते हैं कि धनंजय किसी हाल में जौनपुर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना पड़ा। जौनपुर का एक लड़का जवान हो रहा था और उसकी आंखों के सामने पूर्वांचल की राजनीति एक नए और खतरनाक दौर से गुजर रही थी। ये वो दौर था जब बाहुबलियों का जोर अपने सबाब पर था और बंदूक की नाल से सत्ता का रास्ता तय होता था। धनंजय देख रहे थे कि हरशंकर तिवारी ने बंदूकों के बल पर अपनी पहचान बनाई और विधायक बन गए। उन्होंने जौनपुर से लेकर गोरखपुर तक छात्र राजनीति को ठाकुरों और ब्राह्मणों में बांट दिया था। यूनिवर्सिटी में गोरखपुर से लेकर जौनपुर तक छात्र राजनीति ठाकुरों और ब्राह्मणों में बढ़ गई। इधर गाजीपुर, मऊ में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। मुख्तार और ब्रजेश के बीच दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, लेकिन राजनीति के बल पर मुख्तार मैदान में डटे रहे। ब्रजेश सिंह को भूमिगत होना पड़ा। इलाहाबाद में अतीक अपना रौला कायम कर रहे थे। करवरिया बंधु भी राजनीति के साये में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। जौनपुर के बगल के जिले आजमगढ़ में रमाकांत उमाकांत यादव बंधुओं ने गदर काट रखा था। लखनऊ में साफ दिखने लगा कि अगर कुछ करना है तो बाहुबली होना पड़ेगा। यही एक रास्ता है जो कम समय में बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। जिस दिन बाहुबल के साथ लोगों के वोट जुड़ गए, उस दिन नेता बनने में देर नहीं लगेगी। लखनऊ में जब विधायकों का काफिला चलता तो लोग रास्ता छोड़ देते। हूटर बजाती गाड़ियां दिन भर इधर उधर होती रहती थी। धनंजय सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी बदलने के पीछे क्या रणनीति, इसके परिणाम स्वरूप क्या हासिल हुआ? कई पार्टियां बदले यहाँ वहाँ। देखिए, जहां तक पार्टी बदलने की बात है, शुरुआत में तो आप समझिए कि धनंजय सिंह निर्दलीय ही प्रत्याशी लड़े थे। फिर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हुए थे, लोक जनशक्ति पार्टी का साथ इन्होंने पकड़ा था। कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे थे, और देख उस बार भी विधायक हुए।
फिर जब ये दोबारा सांसद चुने गए, सांसद ये बहुजन समाज पार्टी से लड़े। जौनपुर की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, वहां जातीय समीकरण ऐसे हैं, उन समीकरणों को निश्चित रूप से राजनीति में फिट करना बहुत जरूरी था, और वही धनंजय सिंह ने किया। जौनपुर में सांसद का जब चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, उस बहुजन समाज पार्टी से जौनपुर में उनको एक तो उनका जनाधार था, धनंजय सिंह का एक व्यक्तिगत जनाधार है। ऐसा कहा जाए शायद कम ही लोगों का ऐसा व्यक्तिगत जनाधार होगा जो इन्होंने इतने वर्षों के बाद भी अपने उस जनाधार को इंटैक्ट रखता है, बल्कि हर साल हर चुनाव में इनका वो मत संख्या बढ़ती जाती है। उस सामाजिक समीकरण को देखते हुए वो बसपा में शामिल हुए थे। अभय सिंह से दोस्ती और दुश्मनी, धनंजय लखनऊ पहुंच गए। अभय सिंह पहले से वहां थे, दोनों में दोस्ती हो गई। अरुण उपाध्याय भी इस टिकड़ी में शामिल थे। किसको चुनाव लड़ाना है, किसको बैठाना है, कैसे जिताना है, रणनीतियां साथ बनती थी। साल था 1994। बाहुबलियों की पाठशाला से होते हुए जौनपुर का वो युवा धनंजय सिंह अब राजनीति की असली रणभूमि यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में उतर चुका था। धनंजय खुद लड़ने के बजाय किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते थे। उन्होंने अपने करीबी अरुण उपाध्याय को महामंत्री पद का चुनाव लड़वाने का फैसला किया। पूरी रणनीति तैयार की गई, युवाओं को गोलबंद किया गया। ये धनंजय की पहली संगठनात्मक परीक्षा थी, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। अरुण उपाध्याय चुनाव हार गए। यह हार धनंजय के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण सबक भी। धनंजय सिंह के करीबी बताते हैं कि इस हार ने उन्हें राजनीतिक और राजनीति की गहरी समझ दी। उन्होंने सीखा कि सिर्फ बाहुबल काफी नहीं है, सबसे जरूरी है युवाओं को संगठित कर अपने साथ रखना, सटीक चुनाव रणनीतियां बनाना। और बड़ी सीख ये थी कि लड़ना जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी है चुनौती को जड़ से खत्म करना। बस इस एक हार ने धनंजय सिंह के राजनीतिक और आपराधिक सफर की दिशा और दशा दोनों तय कर दी। उन्हें किंग मेकर बनने की अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए और भी खतरनाक बना दिया। कैसे जय और वीरू यानी अभय सिंह और धनंजय एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में 90 के दशक की छात्र राजनीति ने कई नेताओं को जन्म दिया। इनमें दो नाम खास तौर पर चर्चित हुए, जो पहले दोस्त भी थे, धनंजय सिंह और अभय सिंह। दोनों जौनपुर से ताल्लुक रखते थे, एक साथ राजनीति की शुरुआत की, एक दूसरे के साए बनकर चले, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। कुछ ऐसा हुआ कि ये दोस्ती जानी दुश्मनी में बदल गई। जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे, आज वो एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी बन गए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ऐसा क्या हुआ कि त्रिमूर्ति कहे जाने वाले तीन दोस्तों के बीच दीवार कैसे खड़ी हो गई। सर, धनंजय सिंह अभय सिंह की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा ये माफिया है, अभय सिंह ने धनंजय सिंह को लेकर कहा था। इसको आप कैसा देखते हैं कि क्या कितने बड़े माफिया थे? आपने तब पुलिस विभाग में थे, आप लगातार इसको देखेंगे। मैं तो आईजी जोन बनारस था, वाराणसी था, जब शूट आउट हुआ था नदेसर पर वाराणसी में सिटी में, जिसमें धनंजय सिंह को गोलियां लगी थी। उसमें अभय सिंह और इनके साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। इन्होंने ही फायरिंग कराई थी। ये किस्मत से बच गए थे धनंजय सिंह। गोलियां लगी थी, इनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया था। मैं भी तत्काल पहुंच गया था मौके पे। स्थिति बहुत ख़राब थी। बहुत फायरिंग हुई थी नदेसर पर। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले अभय सिंह और धनंजय सिंह की जोड़ी अब अपने वर्चस्व की कहानियां लिखने लगे थे। उनके साथ थी बेरोजगार युवाओं की बड़ी फौज, जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी। दोनों ने छात्र जीवन के सबक को ठेके पट्टे की दुनिया में आजमाना शुरू किया। ठेकेदारी के धंधे में उतरे तो मुकदमों की फाइलें भी मोटी होने लगी। गोरखपुर में हरशंकर तिवारी का दबदबा था तो लखनऊ में माफिया अजीत सिंह का सिक्का चलता था। अजीत सिंह स्क्रैप के ठेकों पर सबसे बड़े रंगबाज थे और टैक्स लेते थे, जिसे बाद में सम्मानित नाम दिया गया।
कट जल्द ही अभय और धनंजय की जोड़ी ने भी अपना दबदबा कायम किया और उनकी जेब में भी कट के पैसे आने लगे। पैसा आया तो पंख भी लगने लगे। लखनऊ के गलियारों में बाहुबल के दम पर राज करने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह की जोड़ी इस बीच अब दरार के दिन आ गए थे। जिसे पैसे और ताकत ने उन्हें जोड़ा था, अब वही दुश्मनी की वजह बनने लगी थी। कहा जाता है कि दरार तब पड़ी जब अभय सिंह के करीबी मनीष सिंह को लखनऊ के इंदिरा नगर में एक बड़ा ठेका मिला। धनंजय चाहते थे कि उनके आदमी उसमें पार्टनर बनाए जाएं, लेकिन अभय सिंह ने साफ मना कर दिया। इस इनकार का नतीजा खून निकला, यानी खून ही निकला। लखनऊ में मनीष सिंह की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का सीधा आरोप धनंजय सिंह पर लगा और यहीं से दोनों दोस्तों के बीच टकराव की शुरुआत हुई। हालात तब बिगड़े जब 1997 में लखनऊ के लोक निर्माण विभाग के एक इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। इस मामले में भी धनंजय सिंह का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आया। इंजीनियर हत्याकांड में फरार धनंजय सिंह पर उस वक्त 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद लखनऊ से निकलकर उन्हें जौनपुर का इलाका ज्यादा सुरक्षित लगा। फरारी का ये दिन उन्होंने जौनपुर में मल्लाह समुदाय के बीच काटे। इस दौरान धनंजय ने अपना जीवन मल्लाहों जैसा बना लिया। उनके घरों में रहना, उनके साथ खाना पीना और रात नाव पर गुजारना और एक लंबा सफर तो तय किया इस दौरान, लेकिन उन्होंने मल्लाहों यानी निषादों से एक बड़ी दोस्ती कर ली। धनंजय सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरुआत की, उसकी सफलता क्या थी? आप लोग जब अब ये तो सब स्टूडेंट लीडर हैं। स्टूडेंट लीडर से एक ग्रुप बन जाता है, एक शोहरत कमा लेते हैं, धीरे धीरे अपना सब ठेकों में और इन सब में आ जाते हैं, दबंगई में आ जाते हैं। फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठती है। राजनीति में रहना इसलिए भी आवश्यक रहता है जिससे कि संरक्षण मिलता रहे और पुलिस और बाकी विभाग अनावश्यक छेड़छाड़ ना करें। धनंजय सिंह के जीवन में लखनऊ विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति का कितना महत्व आप देखते हैं असाधारण तरीके से? क्यों नहीं है, हर की राजनीति में स्टूडेंट लाइफ जो है वो मैटर करती है। बहुत से लोग हैं जो जेएनयू में एंटर किए और उसके बाद आगे चलकर राजनीति में उनका नाम आया, राजनीति में उन्होंने ऊंचा कद हासिल किया। कहा जाता है कि पुलिस जब भी दबिश देती, उनको बचाने के लिए मल्लाह जाते थे, क्योंकि धनंजय का जो गहरी पैठ थी वो मल्लाहों में जोरदार और जबरदस्त थी, क्योंकि धनंजय सिंह उन्हीं के साथ रहते थे। इससे धनंजय का एक कनेक्शन बना। यही वजह है कि रामचरित्र निषाद जैसे लोग आज भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इन्हीं दिनों धनंजय ने मल्लाहों के साथ रहकर एक बड़ी सियासी सच्चाई भी जानी। दरअसल रारी विधानसभा क्षेत्र में मल्लाहों के लाखों वोट थे, लेकिन उन्हें मतदान नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि स्थानीय यादव समुदाय को डर था कि अगर ये वोट पड़ गए तो रारी पर लगातार काबिज रहने वाले राज बहादुर यादव विधायक नहीं बन पाएंगे। बस यहीं पर धनंजय को उम्मीद दिखी। वोटों की गणित बैठाया और मन ही मन ठान लिया कि उनके लिए काम करना है। इसीलिए फरारी के दिनों में भी धनंजय के लोग मल्लाहों की सहूलियत के लिए जो भी बन पड़ता था वो करते थे। धनंजय सिंह जिंदा है तो फिर किसका इनकाउंटर हुआ था? देखिए, बाहुबली कह देना, माफिया कह देना, ये तो हमारे मीडिया का शब्द है। ये हमारी मीडिया ही देती है, हम जिसको देते हैं अपना वो करने के लिए। बाहुबली और माफिया हम ये बनाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है भाई, उनको लोग बाहुबली कहते हैं, उनको माफिया कहते हैं, कुछ भी जनता जो भी बाहर के लोग कहें, लेकिन वहाँ जौनपुर की जनता निश्चित रूप से उनको अपना सच्चा हमदर्द, अपना अच्छा सा दोस्त और अपने सुख दुख में खड़ा होने वाला साथी मानते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, कोई सांसद है, कोई जनप्रतिनिधि विधायक है और इतने साल से विधायक हो रहा है, सांसद हो रहा है, तो वो माफिया होकर के या बाहुबली होकर के विधायक और सांसद नहीं हो सकता जब तक उसे जनता का समर्थन न हासिल हो और जनता जब तक उसको सम्मानित न करती हो, जनता जब तक उसको तहे दिल से मानती न हो। तो ये बाहुबली होना, अगर बाहुबली नहीं होंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे?
पैसा नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? धनंजय सिंह मल्लाहों के बीच छिपे तो थे, लेकिन पुलिस की नजरें उन्हें लगातार तलाश रही थी। सूबे में कल्याण सिंह की सरकार थी, पुलिस पर इनकाउंटर का दबाव था, पुलिस वालों को अपना नंबर भी बढ़ाना था, खोज तेज कर दी गई, जासूस छोड़ दिए गए, मुखबिर तेज हो गए। तभी आया वो दिन जब पुलिस ने धनंजय की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश की। साल 1998 महीना अक्टूबर, पुलिस को पता चला कि धनंजय सिंह अपने 3 साथियों के साथ पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं। तभी मिर्जापुर भदोही मार्ग पर पुलिस ने चारों को घेर कर इनकाउंटर कर दिया। पुलिस की थ्योरी थी कि पेट्रोल पंप लूट की घटना के लिए ये लोग जा रहे थे। अगले दिन हेडलाइन थी कि 50,000 के इनामी धनंजय सिंह अपने 3 साथियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। अखबारों की सुर्खियों में तस्वीरें छपी, रिपोर्ट दर्ज हुई। पूरा इलाका मान बैठा कि धनंजय अब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वही धनंजय अचानक जिंदा लौटे तो यूपी पुलिस की सांसें थम गई। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और जिसने भी यह कहानी सुनी वह बोला कि ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। पुलिस ने जिसे 50,000 का इनामी धनंजय सिंह बताकर मुठभेड़ में मारा था, दरअसल वो सीपीएम कार्यकर्ता फूलचंद यादव का भतीजा निकला। नाम था ओम प्रकाश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। पुलिस लगातार उसे धनंजय साबित करने पर अड़ी रही, लेकिन अब स्थानीय लोग और सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। मुलायम सिंह यादव उस समय विपक्ष के नेता थे। उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। धनंजय ने इन हालातों को अपने पक्ष में अवसर के रूप में देखा। धनंजय सिंह अभय सिंह की दोस्ती कैसे दुश्मनी बदल गई, इसका पीछे का क्या कारण है, पूरा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, धनंजय सिंह अभय सिंह की दोस्ती थी और अच्छी दोस्ती थी। दोनों अच्छे दोस्त माने जाते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में हर किसी को पता था कि दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर का साथ देते हैं। फरवरी 1999 में सब कुछ बदल गया। धनंजय सिंह अचानक पुलिस के सामने पेश हो गए, यानी कि मारे गए धनंजय दरअसल जिंदा थे। इस खुलासे ने यूपी पुलिस की नींव हिला दी। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और शुरू हुई आयोग की जांच में सामने आया कि भदोही की मुठभेड़ फर्जी थी। इस फर्जी इनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ और धनंजय सिंह के समर्पण के साथ ही भदोही इनकाउंटर का झूठ भी सबके सामने बेनकाब हो गया। धनंजय ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया कि अगर पुलिस 4 निर्दोष लोगों को जान से मार सकती है तो उन पर फर्जी मुकदमे क्यों नहीं कर सकती। इसके साथ ही जौनपुर से लेकर मिर्जापुर तक पुलिस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। एक दौर ये भी आया कि एक फेक एनकाउंटर के मामले में मुलायम सिंह के दबाव में सीबीआई जांच हुई। 29 पुलिसकर्मी समेत 31 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामला लंबा चला, लेकिन 2023 में भदोही की कोर्ट ने 26 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसमें आरोपी बनाए गए 5 लोगों की पहले ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सरेंडर के बाद धनंजय की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी। नगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते चले गए, लेकिन पार्टियां आई लेकिन जीतते चले गए। पिताजी को मैं ऐसा क्या उनका ही रॉबिन हुड की छवि लोग बना लेते हैं क्या? रॉबिन हुड की छवि है, क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं, कास्ट लाइन पर वोटिंग करते हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों के लिए वोटिंग करते हैं जो समझते हैं कि हमारा विधायक बड़ा दबंग है और हमारे कहने से तत्काल काम होगा, चाहे वो थाने का हो, चाहे वो तहसील का हो। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं। उनका प्रयास ये रहता है कि अगर कोई दबंग व्यक्ति उनके क्षेत्र से चुनकर आए तो अच्छा रहेगा। धनंजय सिंह हो या कोई हो, सबके खिलाफ आरोप बहुत लगते हैं, लेकिन क्यों आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली? ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, कार्रवाइयाँ कई हुई हैं, पर इस समय तो मेरे ख्याल से कोई किसी केस में वांछित नहीं है धनंजय, और अपना कारोबार वगैरह कर रहे हैं। पत्नी भी राजनीति में है, तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई जब जब मुकदमे कायम हुए हैं तब तब कार्रवाइयाँ हुई हैं। अपनी राजनीतिक यात्रा कैसे और उनकी शुरुआती सफलता क्या थी?
देखिए, धनंजय सिंह ने, जहाँ तक राजनीति की बात करूँ तो छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू की है। धनंजय सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं। चुनाव नहीं लड़े, लेकिन चुनाव लड़ाने में उनकी कई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष या जूनियर लाइब्रेरियन के पदों पर उनके प्रत्याशी होते थे, जिनका वो समर्थन करते थे और उनके प्रत्याशी को सफलता भी मिलती थी। तो या यूँ कहिए कि धनंजय सिंह के राजनीति की शुरुआत उनके छात्र जीवन से हुई। साल 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में रारी विधानसभा से धनंजय सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, यानी पर्चा भर दिया और 27 साल की उम्र में विधायक बन गए। उन्हें जिताने वालों में ठाकुरों का के साथ ही मल्लाहों, मुसलमानों और दूसरी पिछड़ी जातियों का भी अहम रोल था, क्योंकि धनंजय किसी दल से नहीं थे। अब धनंजय ने रफ्तार पकड़ ली, रौला कायम हो गया, गाड़ियों का काफिला बढ़ता गया, मूल गांव बनसफा और जौनपुर में दरबार लगने लगा। विधायक होने के बाद भी उनके जो मूल कारोबार थे, रंगदारी से लेकर जो रंगबाजी थी, उसमें कई सारे मामले अपहरण, रंगदारी के दर्ज होते रहे, लेकिन धनंजय ने कभी इसकी परवाह नहीं की। उनका तकिया कलाम होता कि अगर जनता के लिए लड़ेंगे तो मुकदमे तो लदेंगे ही। उनका दरबार अब जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र बन गया था। लोग इलाज कराने से लेकर नर्सिंग होम में पैसा माफ कराने, स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना हो, बीएड करना हो, जमीन के समझौते कराने के लिए सीधे उनके पास लोग पहुंचने लगे। अब निश्चित रूप से न तो उनकी इतनी राजनीतिक पहुंच थी, न राजनीतिक इसकी पकड़ थी, और ना ही आप समझिए पुलिस प्रशासन में इतनी पकड़ थी। उस पुलिस पकड़ के ताते अन्य इनके विरोधी ने इनके ऊपर, जैसे हमेशा से होता है छात्र नेताओं पर, कि इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने शुरू किए। वहाँ मुकदमों की दर्ज की स्थिति ये हो गई कि धनंजय सिंह पर इनकाउंटर का आदेश हो गया, और धनंजय के ये भी कहा कि फर्जी इनकाउंटर भी किया गया, और ये भी कहा गया कि उस इनकाउंटर में धनंजय सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस इनकाउंटर के बाद सच्चाई चूंकि कुछ और थी, जो लोगों के सामने आई, कि धनंजय की छवि एक निखर के सामने आई। अब पूरे प्रदेश के, पूरे जौनपुर की जनता ने धनंजय को हाथों हाथ ले लिया, और देखा होगा कि भारी मतों से उन निर्दलीय विधायक भी चुने गए थे। ये वो दौर था जब जौनपुर की फिजा तेजी से बदल रही थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो चाहते थे कि उनकी सरकार को दूसरा कार्यकाल मिले। समर्थक कहते हैं कि मुलायम धनंजय को टिकट देना चाहते थे, लेकिन जौनपुर के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव को यह लगता था अगर धनंजय सिंह ने पैर जमा लिए तो उनके बेटे का कैरियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से सिफारिश कर धनंजय को टिकट नहीं देने दिया। उधर पब्लिक की डिमांड थी कि किसी दल से लड़ें, लेकिन धनंजय सिंह को चुनाव लड़ना है। धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड से टिकट ले आए और 2007 में रारी से दूसरी बार विधायक बन गए। ये घटना जो है 2007 की होनी चाहिए, 7-8 की, जब मैं आईजी वाराणसी था। तो ये जो है गंभीर घटना थी, शूट आउट हुआ था, और सबसे पहले मौके पे पहुंचने वालों में मैं ही था, क्योंकि मेरा ऑफिस वहाँ से मुश्किल से आधा-पौन किलोमीटर था। तो तुरंत फोर्स लेके मौके पहुँचे थे। इनको सिंह मेडिकल में एडमिट कराया गया और इलाज हुआ, और इनके जो साथी लोग थे उनके भी गोलियां लगी थी। बहुत अंधाधुंध फायरिंग की गई थी अभय सिंह और अभय सिंह के गैंग के द्वारा। सर, ये जिस तरीके से अभय सिंह ने भी कहा कि धनंजय सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क में रखते हैं, तो कभी पुलिस ने इसकी जांच करने की कोशिश किया है? जरूर किया होगा, मैंने भी पीछे पढ़ा था, जरूर किया होगा। अभय सिंह को भी बताते हैं कि कोई शूटर ढूंढ रहे थे, उनका संपर्क जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। उधर जीत के साथ मायावती मुख्यमंत्री बन गई, यानी 2007 में मायावती की सरकार आ गई पूर्ण बहुमत की, इसलिए उनके डिस्टर्ब होने की संभावनाएं भी बहुत कम थी। धनंजय ने बीएसपी में अपनी नजदीकियां बढ़ाई और बाबू सिंह कुशवाहा को साध लिया। बाबू सिंह बहुत ताकतवर नेता हुआ करते थे मायावती सरकार में। बाबू सिंह कुशवाहा
मुलाकात के माध्यम बने और फिर धनंजय सिंह ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। 2009 में मायावती ने यानी बसपा सुप्रीमो ने उन्हें जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। चुनाव पूरी गहमागहमी के साथ लड़ा गया। धनंजय सिंह 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से सांसद बन गए और हमेशा के लिए अब जौनपुर के लोग उन्हें सांसद जी ही कहते हैं, क्योंकि जौनपुर धनंजय सिंह के नाम से जाना जाता है और धनंजय युवाओं के नाम से जाने जाते हैं और अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, कई भाषाएं जानते हैं, बाहुबल के साथ साथ राजनीति के भी पारंगत हैं। धनंजय सिंह के जीवन में लखनऊ विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति का क्या महत्व है? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का उनकी छात्र राजनीति में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं ये कहूँगा कि वहीं से समझिए उन्होंने राजनीति का काखा गाखा सीखा है, छात्र जीवन से ही राजनीति सीखी है। और छात्रों की राजनीति, और जो एक बार छात्रों की राजनीति करने लगा था, निश्चित रूप से राजनीति में उसको निपुणता प्राप्त होती है, आगे चल के अच्छा राजनीतिज्ञ होता है, अच्छा राजनेता होता है। तो निश्चित रूप से जो प्रारंभिक शिक्षा थी राजनीति की, उसको धनंजय सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही सीखी थी, छात्र राजनीति से ही सीखी थी। 2009 में जौनपुर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद धनंजय सिंह ने दिल्ली की राह पकड़ी। उन्होंने रारी विधानसभा की अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। राजनीति के सामान्य खेल में विरासत में आपने सुना होगा कि हमेशा पिता ने बेटे को विरासत दी, लेकिन धनंजय सिंह ने उल्टा किया। उन्होंने अपनी जीती हुई विरासत अपने पिता राजदेव सिंह को सौंपी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने धनंजय के आग्रह पर राजदेव को रारी उपचुनाव में टिकट दे दिया और वह जीतकर विधायक भी बन गए। कहते हैं धनंजय सिंह दिल्ली गए तो थोड़ा किस्मत रूठ गई। अब देखिए, आप अकेले धनंजय सिंह क्यों कहते हैं? आप जितने भी विधायक जीत के आए देखे हैं, उनको सारे विधायकों को देख लिए। विधायकों को जीतने का बाद अब वही सिलसिला है। कोई ऐसा विधायक नहीं दो चार गाड़ी लेकर चलता हो, दो चार लोग पास नहीं बैठाता हो। लेकिन कुछ चूंकि लोग हम लोग चिन्हित कर चुके हैं कि इनको माफिया ही कहा जाए, इनको बाहुबली ही कहा जाता है, इसलिए हम अपनी उसी उपाधि से सम्मानित करते बुलाते हैं। जबकि मेरा मानना है सांसद और विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको माफिया कहना अनुचित कहा जाएगा, बाहुबली कहना अनुचित ही होता है, क्योंकि वो अपनी जनता में जब तक अपनी जनता के लिए बाहुबली नहीं होता। हो सकता है दूसरों की निगाह में बाहुबली हो, लेकिन अब जौनपुर की जनता के लिए, जौनपुर क्षेत्र के लिए वो बाहुबली उनको नहीं माना जाता है। सांसद बनने के साथ ही धनंजय सिंह की किस्मत जैसे रूठ गई। जौनपुर में उनके राजनीतिक विरोधी सक्रिय हो गए। धनंजय ने दिल्ली का रास्ता पकड़ा और सियासतदान उन्हें घेरने लगे। समाजवादियों को लगता था कि अगर इस आदमी को घेरना है तो इसे इसकी विधानसभा में कमजोर करना होगा। इसी बीच परसीमन हुआ और उनकी मजबूत सीट रारी का नाम बदलकर मल्हनी हो गया। फर्जी एनकाउंटर मालूम धनंजय सिंह के साथ क्या हुआ और उससे उनके राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, धनंजय सिंह छात्र राजनीति में थे। छात्र राजनीति में एक बार जैसे कहा नहीं जाता कि एक दबंग छात्र नेता होता है, उस दबंग छात्र नेता या ताकतवर छात्र नेता की एक उनकी छवि थी। और धनंजय सिंह में शुरू से आदत थी वो गरीबों की और कमज़ोर तबकों की मदद किया करते थे। यही स्थिति जौनपुर, इसके बाद जब टीडी कॉलेज पढ़ने गए या जौनपुर में अपने गाँव क्षेत्र में रहने लगे, वहाँ भी गरीबों की स्थिति में गरीबों की मदद करते थे। जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, चाहे जितने दबंग कोई करता था या चाहे पुलिस करती थी या अन्य लोग करते थे, जो भी होता था, धनंजय सिंह उसका जो कमजोर तबके के साथ हमेशा खड़े हो जाया करते थे। धनंजय के समर्थक कहते हैं कि यादव डीएम ने रारी में जो मल्लाहों के वोट थे उसे दूसरी विधानसभा में जोड़ दिया। उधर दिल्ली में कई सारे ऐसे मामले हुए जिसमें धनंजय सिंह चर्चा में आ गए। नौकरानी का नाम आया, कई सारे मामले आए, मर्डर में नाम सामने आया, जिसमें साजिश रचने और सबूत मिटाने के में धनंजय का नाम आया। सीबीआई जांच में बहन मायावती से मिलाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा NRM घोटाले में जेल जा चुके थे। जहां तक उनके संबंधों में खटास की बात आई, जहां तक मुझे जानकारी है, किसी छात्र संघ के चुनाव में किसी प्रत्याशी को लेकर उनके संबंधों में दरार आई। वो किसी अलग प्रत्याशी को उड़ाना चाहते थे, धनंजय किसी अलग प्रत्याशी का समर्थन करना चाहते थे, जबकि चर्चा ये पहले हुई थी कि धनंजय सिंह की ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर कुछ कहीं कोई कमी रह गई या कोई आपस में मतभेद हो गए या मनभेद हो गए, तो वहीं से दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे। इन्होंने दूसरे प्रत्याशी का समर्थन किया। जब दूसरे का प्रत्याशी कर दिया तो मतभेद होना स्वाभाविक ही था, तो वहीं से मतभेद की शुरुआत हुई। जैसे तैसे धनंजय सिंह पर एक के बाद एक मुकदमे लगते गए, क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि बहुत विरोधी होते हैं और धनंजय सिंह के भी विरोधी
ज्यादा हो गए थे। धनंजय की शिकायत अब बसपा सुप्रीमो से भी होने लगी। इनके साथ ही घटनाक्रम कुछ ऐसा बदला कि मायावती ने धनंजय सिंह को सांसद रहते ही पार्टी विरोधी गतिविधियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कहते हैं कि धनंजय सिंह कभी किसी से डरे नहीं, उन्होंने अपनी चाल बदल दी। और शतरंज में कहा जाता है कि अगर मोहरे की चाल अच्छी हो तो आगे चल के वजीर वही बनता है, क्योंकि धनंजय सिंह वजीर बन चुके थे और उनकी बादशाहत कायम थी। साल 2014 के चुनाव में धनंजय ने लोकसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा, लेकिन उन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ा। 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बीच 2017 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह खुद मैदान में उतरे। विधानसभा चुनाव में मल्हनी में धनंजय के पक्ष में जोरदार लहर थी, लेकिन सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने निजी तौर पर वहां जाकर प्रचार किया धनंजय के खिलाफ, यानी पारसनाथ यादव की जीत के लिए, और वो सुनिश्चित भी करा दी। लेकिन 2018 में पारसनाथ यादव का निधन हो गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनके लड़के लकी यादव को टिकट दिया। धनंजय फिर चुनाव लड़े। लकी ने उन्हें 4000 वोटों से लंबी लड़ाई के बाद पराजित कर दिया। लेकिन कहते हैं राजनीति में चेहरे का बहुत मायने होता है। धनंजय सिंह पूर्वांचल का एक ऐसा चेहरा है जो अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जहां जाते हैं एक रौबदार चेहरा है, प्रभाव है। इन सब को देखते हुए धनंजय का रसूख अब भी कायम है। 25 साल के सार्वजनिक जीवन में पहली बार धनंजय सिंह की भूमिका बदल गई। इस बार वो ना मैदान में रहे, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में उतारा। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को मिला बसपा का टिकट। उनके जेल से छूटते ही उसे काट दिया गया। विरोधी ये कह रहे थे कि अब धनंजय सिंह के अच्छे दिन नहीं आएंगे, अब उनका खराब दिन शुरू हो गया, और कई सवाल उठ रहे थे, क्या बाहुबली धनंजय सिंह सख्ते में आ गए हैं या डर गए हैं। लेकिन धनंजय डरने वालों में से नहीं थे। आप उनसे नफरत करें या मोहब्बत, उनकी हस्ती को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि नाम है धनंजय सिंह। जौनपुर की राजनीति की कोई भी चर्चा हो तो धनंजय सिंह का नाम लिए बगैर पूरा नहीं होता। उन्हें कोई माफिया कहता, कोई बाहुबली कहता, कोई जननेता कहता। आज हमने पूरी कुंडली खंगालने की कोशिश की। बहुत ऐसे अनजाने राज हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमने उनके इनामी से लेकर फर्जी इनकाउंटर के शिकार तक, निर्दलीय विधायक से लेकर संसद के गलियारों तक, फिर कोर्ट की सजा से लेकर पाला बदलकर बीजेपी को समर्थन देने तक धनंजय सिंह की कहानी बताती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबल और जनाधार का समीकरण कितना जटिल और ताकतवर है। चाहे जो माफिया रहे हो, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। अभय सिंह हो, धनंजय सिंह को राजनीतिक संरक्षण मिला। उसका आपको क्या लगता है, उन्होंने कितना फायदा उठाया? सभी ने फायदा उठाया है। जो भी बाहुबली रहे हैं उनको, जिन जो राजनीति में आए हैं, आपके सामने सारे केस हैं। बहुत से उसमें एमएलए बने, कोई एमपी बना, कोई मिनिस्टर बना, तो उससे राजनीतिक लाभ तो हुआ ही, और उनका कद बढ़ने में मदद मिली और एक संरक्षण मिलता रहा। सर, आखिरी सवाल ये है कि रॉबिन हुड की छवि जो है वो जनता के बीच में लोगों को बनी रहती है, तो क्या ये आम जनता इनके ऊपर कैसे इतने जल्दी विश्वास करती? पुलिस लगातार बताती है ठीक अपराधी नहीं, हैं, एकदम से विश्वास नहीं करती है। वो जब क्षेत्र में रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र के लोगों का कोई उत्पीड़न भी नहीं होने देते हैं, तो इसलिए क्षेत्र के लोग खुश रहते हैं। रॉबिनहुड का यही है। जहां एक अदृश्य शक्ति उन्हें हर झटके के बाद प्रासंगिक बनाए रखती है। भले ही वो आज मैदान में ना हो, लेकिन जौनपुर की सियासी शोरगुल आज भी उनके इशारों पर चलता है, क्योंकि ये वो राजनीतिक शोरगुल है जो सियासत और अपराध के कॉकटेल से बना है, जिसमें बाहुबल भी है, जिसमें राजनीति में भी है, जिसमें सत्ता भी है, जिसमें कुर्सी भी है, सब कुछ है, जिसमें नौजवान भी है, रोजगार भी है, युवा भी है, और सत्ता तक पहुंचने का वो साधन यानी जनता भी है। तो आज की कहानी में हमने आपको बाहुबली धनंजय सिंह की वो कहानी बताई, विधायक से लेकर सांसद बनने तक का सफर, इनामी से लेकर राजनीतिक छात्र जीवन तक, और कैसे उन्होंने इस सफर को शुरू किया कि एक अच्छा लड़का
जिसको पढ़ाई में ब्रिलियंट हो, जिसको अच्छी इंग्लिश आती हो, अच्छी हिंदी आती हो, कई भाषाएं जानते हो, बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अग्रेसिव हो, कैसे जिन्हें शिक्षक अच्छा अफसर बनाना चाहते थे और छात्र अच्छा नेता बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा होता है, कहते हैं कि जो ऊपर से लिख कर आता है आप उसे टाल नहीं सकते। एक कहावत है, रामायण में कहा जाता हुई है वह जो राम रच राखा, तो आपकी कुंडली पहले से लिख कर आती है। तो आज के इस मठाधीश के शो में हमने धनंजय सिंह की कुंडली को खंगालने की कोशिश की, जिनकी ताकत के आगे कभी सत्ता झुक गई तो कभी न्यायालय झुक गया तो कभी जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। नमस्ते।